हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो चलिए आज हम करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में क्या है, हमारे टोटल 5 लॉज हैं। 5 में से एक हम पहले कर चुके हैं, तो आज नेक्स्ट वाले करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज विजय कालकोट और आप देख रहे हैं केसीसी चैनल। तो यहाँ हेडिंग बनाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनाइट या फिर कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और फोर्थ है भाई हमारा गेज-लुसाक्स लॉ। और फिफ्थ हम करेंगे अवोगैड्रो लॉ। अवोगैड्रोस लॉ, ये दोनों क्या है, गैसियस लॉ है, गैसेज के लिए ये दिए गए हैं। उसके बाद क्या है, उसके साथ साथ हम करेंगे एक एक्स्ट्रा लॉ, जो क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, प्लस उनके सिलेबस में नहीं है, बट क्या है ये भी क्या है कॉम्पिटिटिव में आ जाता है। ये एक्स्ट्रा लॉ क्या है, हम करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये यहां करेंगे हम इसके बाद मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद में, जो क्या है 1792 में रिचर ने दिया था। ये हम क्या है एक एक्स्ट्रा लॉ करेंगे। तो फर्स्ट लॉ हम क्या है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे लॉ ऑफ डेफिनाइट या फिर कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी उससे आगे वाले। हमारा हेडिंग होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनाइट कंपोजिशन। ये एक साइंटिस्ट हुए जे प्रोस्ट, 1799 में ये दिया है। जे प्रोस्ट ने ये दिया है। ये क्या कह रहा है, इस लॉ में क्या कहा गया, इसके अंदर ये कहा गया भाई कोई भी क्या है, कोई भी कंपाउंड है वो किसी भी सोर्स से लिया जाए, कहीं से भी लिया जाए, तो उसमें क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे हमेशा ही फिक्स्ड रेशो बाय मास होंगे। एक बार डेफिनेशन लिखते हैं। Irrespective of source, a chemical compound always contain
contains the elements in फिक्स्ड कहो या फिर क्या कहो, डेफिनाइट रेशो बाय मास। यानी कि ये कह रहा है कि हम कहीं से भी किसी भी सोर्स से कोई भी कंपाउंड ले ले, बट उसमें जो एलिमेंट कंबाइन हुए होते हैं, उसमें एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं, वो क्या है, एक फिक्स्ड रेशो में ही जुड़े होंगे बाय मास। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रेनी वाटर या फिर क्या, सी वाटर या फिर रिवर वाटर, कहीं से भी लो, उसमें क्या है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला यही होगा H2O। यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, बट 2 है तो कितना हो गया 2 यहाँ पर। यानी कि H2 2 एटम है, 2 एटम है हाइड्रोजन के, 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ पर क्या होगा 1:8 में ही जुड़े होंगे बाई मास, कहीं से भी, यानी कि सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसी भी सोर्स से हम कोई भी केमिकल कंपाउंड लेंगे तो उसमें क्या है, जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, फिक्स्ड रेशो बाई मास। आप यहाँ ऐसे भी कैसे, कंटेन्स एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि या फिर सीधे कह दो एलिमेंट्स इन फिक्स या फिर डेफिनाइट रेशो बाई मास। इसी तरह क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो क्या है ह्यूमन बीइंग के द्वारा रिलीज की हुई कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर क्या हमने कैसे किसी प्रैक्टिकल लैब में, लेबोरेटरी में हमने क्या प्रैक्टिकली हमने बनाई हो CO2, बट उसमें भी क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो हमेशा क्या होगी, फिक्स ही होगी बाई मास। यहाँ पर कितनी होगी, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बट ये 2 है भाई, तो यहाँ पर कितना हो गया 32। तो रेशो कितनी होगी 3:80 होगी हमेशा बाई मास। तो इसके ऊपर हम क्या एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, यानी कि कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन किस तरह से दे सकता है। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्या कह रहा है 12.976 ग्राम ऑफ lead combines with 2.00 gram of oxygen to form lead oxide PbO2। lead oxide ही बनाएगा, आप समझ ही गए। नेक्स्ट क्या है PbO2 lead oxide can also be produced by heating lead nitrate and it was found that the percentage of oxygen present in lead oxide is 13.38%, full stop, with the help of given information illustrate the law of constant composition।
कांस्टेंट कंपोजिशन। तो देखिए गाइस क्या कह रहा है, 12.976 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंस विद 2.004, वही यहाँ पर 004 है, 004, इसको ऐसे लिखते हैं, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो लेड है इतने ग्राम लेड, पीबी कितना 12.976 ग्राम, यानी कि किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कितने ग्राम 2.004 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गई, कंबाइन होके क्या बना रही है, पीबी लेड ऑक्साइड, राइट। हम किसी दूसरे मेथड से भी हम क्या है ये बना रहे हैं, लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, किससे, हम हीटिंग द लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, और वहां पर हम क्या पा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है उसके अंदर, किसके अंदर, लेड ऑक्साइड के अंदर, यानी कि ये क्या है, इसको आप ऐसे करो, ये हो गया केस 1, ठीक है। और क्या सेकंड केस में क्या है, ये हो गया केस सेकंड केस में भी क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है भाई, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, 13.38। तो देखिए गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है भाई, लेड कितना है यहाँ पर इतने ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है इतने ग्राम इस मिक्सचर के अंदर, तो टोटल मास कितना हो गया, हम इसको ऐड कर देंगे 2.976 प्लस 2.004, तो ये कितना हो गया हमारा टोटल, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 14.98 ग्राम, यानी कि मिक्सचर का वेट, इसका वेट क्या है इक्वल आ गया, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है मिक्सचर का वेट आ गया, तो यहाँ पर हम क्या है ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल देंगे भाई, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का मास बाय टोटल मास इंटू 100, ऑक्सीजन की तो भाई जिसकी निकालनी है उसको हम क्या लेते हैं ऊपर, और क्या है टोटल से 14.98 इंटू 100, तो इसको आप क्या है इस तरह से परसेंटेज निकालोगे तो क्या है ये कितना आ जाएगा, यहां पर 13.3778, यानी कि इतने परसेंट ऑक्सीजन आ जाती है फर्स्ट केस के अंदर, इसको क्या है राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ गया 13.38, यानी कि यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ गई, यानी कि फर्स्ट केस में क्या ऑक्सीजन की परसेंटेज इतनी है, और सेकंड में भी क्या है, सेकंड में गिवन ही है, ये दे रहा है इतनी है भाई, सेकंड केस में भी इतनी ही है, यानी कि यहाँ पर क्या होगी सेम रेशो बाय मास, यानी कि ऑक्सीजन क्या है दोनों कंपाउंड्स में इतनी परसेंटेज से ही जुड़ी है, यहाँ पर क्या सेकंड में भी इतनी परसेंट है और क्या है फर्स्ट केस में भी इतनी परसेंट है, तो इससे क्या हमारा इलस्ट्रेट हो जाता है, यानी कि ये बात प्रूव हो जाती है, इससे क्या लॉ ऑफ डेफिनाइट या फिर क्या कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन कांस्टेंट ही होती है हमेशा। देखिए गाइस हमने क्या किया है, यानी कि इस फर्स्ट केस में क्या हमने ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाली, परसेंटेज क्या है टोटल मास, जो ऑक्सीजन का मास है बाय टोटल मास इनटू 100, बस परसेंटेज, और क्या सेकंड केस में परसेंटेज इसने दे ही रखी है, तो इस तरह से ये क्या इक्वल आ गई, और क्या हमारा लॉ प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, राइट। चलिए गाइस नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जॉन डाल्टन ने ये दिया है भाई इन 1803, ये क्या कह रहा है देखिए, इट स्टेट्स दैट when two elements combine to form two or more compound
two compounds, the different masses of one element, one element which combine with the fixed mass of other elements या फिर क्या कहो सेकंड एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ। सेकंड एलिमेंट bear a whole number ratio, whole number ratio। देखो भाई, bear a simple whole number ratio। देखिए क्या कह रहा, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, यानी कि हमारे पास दो एलिमेंट है, वो क्या कंबाइन हो रहे, टू फॉर्म बना रहे हैं, टू और मोर कंपाउंड्स, दो या उससे ज्यादा कंपाउंड इन डिफरेंट मासेज। क्या कह रहा, द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, दो कंपाउंड हमारे पास, सपोज करो हमारे पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, ये कंबाइन हो रहे हैं और क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, CO2 और CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कह रहा है द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के अलग अलग मास, विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट या फिर सेकेंड एलिमेंट, किसके साथ, जो फिक्स्ड मास, दूसरे के फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहे हैं, बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशो। देखो फिर से देखो, हमारे पास क्या कह रहा है अभी, टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट हमारे कंबाइन हो गए, यहां पर क्या कंपाउंड्स बना दिए इसने, केमिकली कंबाइन हो गए, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कह रहा है भाई डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जैसे क्या है, इसमें क्या है, देखो हम इसका मास ले लेते हैं, यहां पर बनाते हैं, यहां ऐसे ले लेते हैं भी, कार्बन का फर्स्ट के अंदर क्या है, ये क्या है CO2 और यहाँ क्या है CO, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का मास कितना है 12 फर्स्ट केस में, ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, बट ये तो क्या है डबल, तो यहाँ कितना है 32। सेकेंड केस में कितना है, सेकेंड केस में देखो कितना, ये फिक्स, ये इसका 12 और ऑक्सीजन का कितना 2। तो ये कह रहा है द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के डिफरेंट मास, विच कंबाइन विद द, जो कंबाइन हो रहे फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट का मास का फिक्स कर दिया हमने, इसके साथ जो कंबाइन हो रहे हैं ये, ठीक है। ऑलवेज बियर्स ए सिंपल वोल नंबर रेशो, वो आपस में भी क्या है सिंपल वोल नंबर रेशो होती है उनकी, यानी कि क्या है, जो डिफरेंट मासेस है, एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस है, जो दूसरे के फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहे हैं दो एलिमेंट बनाने में, तो उनकी आपस में भी क्या है सिंपल वोल नंबर रेशो होती है। तो यहाँ पर रेशो देखोगे तो क्या हो गया 32:16, तो 2:1 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ किस में कंबाइन हो रहा है 2:1 की रेशो में कंबाइन हो रहा है, यानी कि इस लॉ में ये बात कह रहा है। तो चलिए गाइस, इसका हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम दो एलिमेंट लेते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कंबाइन हो रहे, कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बना देते हैं कंपाउंड्स। तो क्या कौन कौन से बन सकते हैं, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, यानी कि 1 2 3 4 5, हाँ
5 क्या है कंपाउंड्स क्या एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। तो चलिए इसमें हम देखते हैं किस तरह से क्या है, इसमें मास की रेशो क्या है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ नाइट्रोजन और यहाँ लिख लेता हूँ ऑक्सीजन। तो इस फर्स्ट केस में देखो भाई, इसमें नाइट्रोजन का मास कितना है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो क्या है 2 है, तो 2 है तो कितना हो गया 28। ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पर 16। इसमें सेकंड केस में क्या है, नाइट्रोजन का मास कितना है 14 और ऑक्सीजन का मास कितना 16। थर्ड केस में क्या है, नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 28 भी डबल होगा, और क्या है ये इसका, और इसमें ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का यानी कि 16 3 जा 48। उसके बाद क्या नाइट्रोजन का मास कितना होगा यहाँ पर 14 और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32, ये डबल है। यहाँ पर कितना होगा 28 और क्या 5 टाइम्स क्या होगा 80, यानी कि ये हमारे मास आ गए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर। तो अब क्या कह रहा है, एक का मास हमने फिक्स करना है, यानी कि एक का मास फिक्स करना, नाइट्रोजन का कर लो या फिर क्या है ऑक्सीजन का कर लो। तो यहाँ हम मास फिक्स करके लिखते हैं इनको 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या है, ये मैं नाइट्रोजन लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन लिखता हूँ। देखा इस फर्स्ट केस में क्या है, यहाँ पर कितना 28, इसको 28 ले लेते हैं और ये क्या 16 टाइम 16 ऑक्सीजन 16 भाई। उसके बाद क्या है सेकंड केस में क्या है 14 और वो कंबाइन है किसके साथ 16 के साथ। तो यहाँ पर हम इसको फिक्स करेंगे भाई, इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना कर लेते हैं हम 28, तो यहाँ इसका भी डबल हो जाएगा, ये कितना होगा 32। उसके बाद क्या है नेक्स्ट केस में क्या है, ये 28 ही है और ये क्या है 28 के साथ क्या होगा 48। उसके बाद क्या 14 यहाँ इक्वल करेंगे हम, तो इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या 28, तो इसको भी क्या करेंगे हम डबल कर देंगे 64। उसके बाद क्या ये 28 है और ये कितना है 80 ही है। देखो एक का मास फिक्स हो गया, नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया, तो जो सेकंड कंपाउंड है जो कंबाइन हो रहा है, यानी कि उसमें क्या कहा गया है डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। ये डिफरेंट मासेस है किसके साथ एक एलिमेंट के और जो दूसरे के फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहे हैं। ऑलवेज बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशो। तो अगर हम इनकी रेशो देखेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप समझ ही गए बहुत इजी, क्या ये आ गया 16 रेशो 32 रेशो 48 रेशो 64 रेशो 80। तो क्या आ गई रेशो हमारी 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5, यानी कि सिंपल होल नंबर रेशो ही कंटेन्स करेंगे। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है नीट पीएमटी में। तो गाइस क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, ऑन एनालिसिस it was found that the black oxide of copper and red oxide of copper contain 80% and 89% of copper respectively, so that
दिस डाटा is in accordance with law of multiple proportion. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो चलिए गाइस देखते हैं इसमें। On analysis, it was found that the black oxide of copper and red oxide of copper contains 80% and 89% of copper respectively। यानी कि जो हमारा क्या है कॉपर के ऑक्साइड है उसमें कॉपर की क्या दे रखी है, इसने परसेंटेज दे रखी है दोनों में। तो यहां पर भी क्या है, दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या है, इन फर्स्ट केस क्या कह रहा है, 80% है भाई ऑफ कॉपर, कॉपर की 80% है। यानी कि अगर हमारा क्या है, हम क्या है अजूम कर लेंगे, लेट हमारा मास क्या है 100 ग्राम है। क्या है 100 ग्राम, क्या है लेट टोटल मास 100 ग्राम। तो आप समझ गए, अगर 100 ग्राम है तो क्या है यहां पर क्या है, कॉपर की तो दे दी इसने, कॉपर कितना हो गया 80 ग्राम, एंड उसके साथ क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा भाई 20 ग्राम, ऑक्सीजन तो 20 ग्राम ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, हम इसके पार्ट निकाल लेंगे भाई, यानी कि 1 पार्ट इक्वल करेंगे हम। यहाँ पर क्या है, इस केस में फर्स्ट केस में देखो हमने तो क्या एक का मास फिक्स करना है, तो हम ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है देखो यूनिटरी मेथड से ऐसे बनेगा 20 ग्राम या फिर क्या 20 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 80 ग्राम ऑफ कॉपर, या फिर क्या 80 पार्ट्स ऑफ कॉपर भी कह सकते हो। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 1 पार्ट ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होगा भाई 80/20, यानी कि 4 ग्राम, या फिर क्या कहो पार्ट्स भी ले सकते हो आप कॉपर। 4 पार्ट्स कॉपर, यानी कि हमारे क्या फर्स्ट केस में क्या है, हमने क्या है फिक्स कर दी भाई, किसकी अमाउंट फिक्स कर दी, किसकी ऑक्सीजन को हमने 1 पार्ट ले लिया, उसकी 1 कर दी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉपर कितना आ गया 4 ग्राम। तो सेकंड केस में क्या होगा, यही करते हैं इन सेकंड केस में क्या कह रहा है, यानी कि यहां पर क्या है 89% मतलब 80 ग्राम, या फिर क्या है 80 पार्ट्स क्या है कॉपर, और क्या है उसके साथ साथ क्या है आप समझ गए क्या 11 ग्राम, या फिर क्या है 11 पार्ट्स क्या है ऑक्सीजन। तो यहां भी हम वही मेथड लगाएंगे यूनिटरी मेथड, यानी कि हमने किसकी निकालनी, यहाँ कॉपर की निकाली, तो यहाँ भी कॉपर की निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे भाई, क्या है देखो 11 पार्ट्स या फिर क्या 11 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन 89, और 1 कितने करेगी भाई, 1 पार्ट कितना करेगा 91 बाई इतना, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 8.09 समथिंग इतने ग्राम आ जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या है देखो 0.09 अप्रोक्सीमेट जो ये आ रही है, ये जो एरर आ रही है ये क्या है एक्सपेरिमेंटल एरर हो जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो हमने क्या 1 पार्ट कर दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या किया 1 पार्ट, और यहाँ भी क्या किया इस केस में भी 1 पार्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में 1 पार्ट कितने लिए हुए हैं कॉपर 4, और सेकंड में कितने हैं 1 पार्ट कितने लिए हुए हैं 8। तो यानी कि रेशो हमारी क्या आ गई 1:2, यानी कि अप्रोक्सीमेट 8 ही हो गया। ये राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू क्यों आ रही है, ये क्या है एक्सपेरिमेंटल एरर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हमारी रेशो क्या आ गई, सिंपल होल नंबर रेशो ही होगी यहाँ पर इससे। तो यहाँ से क्या होता है हमारा प्रूव होता है, हैंस प्रूव क्या है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
तो इस तरह से क्या हम यानी कि एक का मास फिक्स कर लेंगे। हमने किसका मास फिक्स किया यहाँ पर, ऑक्सीजन का 1 मास यानी कि 1 ग्राम या फिर 1 पार्ट्स का लो तो उसके साथ 4 ग्राम। और यहाँ भी क्या हमने, ये क्या है देखो 11 ग्राम है, कितने के साथ 89 ग्राम के साथ या फिर 89 पार्ट के साथ, और 1 कितना होगा भाई, इतने के साथ। तो ये क्या सिंपल वोल नंबर रेशो आ गई। तो नेक्स्ट है हमारा गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ से पहले मैंने क्या कहा था, एक लॉ एक्स्ट्रा करवाएंगे, क्या वो करेंगे हम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो ये क्या है, रीचर ने दिया था भाई, ये कब दिया था, 1792 में, RITCHER, रीचर। तो यहाँ ये क्या कह रहा है देखिए, थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा अटपटा लॉ है एनसीईआरटी ने तो सिलेबस से ही निकाल दिया इसको, क्योंकि ये कम समझ आता था बच्चों को। तो ये क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स combine with the fixed mass of third element, when two different elements combine with the fixed mass of third element, the ratio of the mass, the ratio of the masses in which they do so must be same or multiple of the mass ratio in which they combine with each other। ध्यान से देखो, when two different elements, भी दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी कि अलग अलग एलिमेंट है भाई हमारे पास, क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, वो क्या किसी तीसरे मास के साथ अलग अलग कंबाइन हो रहे हैं, फिक्स मास के साथ। थर्ड एलिमेंट ये दोनों क्या है, ये किसी तीसरे के साथ क्या है, अलग अलग उसमें कंबाइन हो रहे हैं। थर्ड एलिमेंट, द रेशो ऑफ द मासेस, वो रेशो किसके, इनके मासेस की रेशो, इन विच दे डू सो, जिस रेशो में ये इसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, वो कह रहा है मस्ट बी सेम, या तो सेम होगी या फिर क्या होगी, मल्टीपल ऑफ द मास रेशो, उस मास रेशो के मल्टीपल में होगी, इन विच दे कंबाइन ईच अदर, जिसमें ये दोनों क्या है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं। देखो फिर से देखो, ध्यान से देखो, ये कह रहा है भाई कोई दो एलिमेंट है किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं भाई, ठीक है, किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं, सीधी सी बात है। यानी कि हम क्या, इसको एक को फिक्स कर लेते हैं भाई, ये हमारा फिक्स्ड मास वाला, हम किसी को भी कर सकते हैं, और वो क्या है, ये दो एलिमेंट है, इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है द रेशो ऑफ मासेस, इनके मास की रेशोज,
ठीक है, इन विच दे डू सो, जिसमें ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये कंबाइन हो रहे हैं। मस्ट भी सेम होनी चाहिए, या फिर क्या है, इनका क्या मल्टीपल होना चाहिए, जिसमें ये आपस में भी कंबाइन हो। तो देखो इसको हम क्या है एक बार करके देखते हैं। अगर ये कंबाइन होगा तो आपको पता क्या होगा, CH4 मीथेन बनाता है यहाँ पर। और क्या कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाता है, CO2। आप बहुत अच्छे से जानते हो सभी। और क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाता है, H2O। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इन दोनों की रेशो देख लेते हैं भाई हम यहाँ पर। यानी कि फिक्स मास हमने किसका किया है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर हम देखते हैं CH4 के अंदर देखते हैं भाई, CH4 के अंदर हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन, राइट। उसके बाद क्या किस रेशो में है, देखो हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो कार्बन का मास क्या होगा भाई, हाइड्रोजन का मास 1 है तो क्या है, 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं तो क्या है, 4 का मास कितना होगा, 4, यानी कि 4 है तो 4 होगा। और कार्बन का मास कितना हो रहा है कंबाइंड, 12, राइट। उसके बाद क्या है, सेकंड केस में क्या है, इसमें H2O में, एक इसके साथ ये और इसके साथ H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अगर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का मास कितना है, एक का हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ये 2 है भाई, तो 2 का कितना होगा, 2। तो 2 हाइड्रोजन का मास किसके साथ कंबाइन हो रहा है, 2 मास किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर 16। बट ये फिक्स करना, हमने एक का फिक्स करेंगे तो हम ये 2 नहीं लेंगे, हम इसको 4 कर देंगे। ये 4 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल, कितना हो गया 32, राइट। तो यहां पर क्या है, किस किस का मास है ये, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये भी इसमें किस क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, क्योंकि एक का फिक्स करना हमने, और ये क्या है, ये अलग अलग है। तो यहां देखो यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ, 12 ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है। यार रेशो निकालते कार्बन और ऑक्सीजन की, कार्बन और ऑक्सीजन की, देखते ये किस में कंबाइन हो गए। तो देखो 4 ग्राम ये फिक्स कर दिया भाई, कितने 12 ग्राम किसके साथ कंबाइन हो रहा है, 12 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। यहां भी क्या, इस केस में क्या, वोटर वाले केस में क्या है, यहां भी क्या 4 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रहा है भाई, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या होगा 32 ग्राम। इनकी रेशो आपस में जिसमें ये क्या है कंबाइन हो रहे, इनकी आपस में देखो ये क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो, यानी कि जिसमें वो ऐसे कर रहे हैं, मस्ट बी सेम, या तो सेम होगी या फिर क्या होगी, मल्टीपल ऑफ द मास रेशो इन विच दे कंबाइन ईच अदर, यानी कि जिसमें वो आपस में भी कंबाइन हो रहे। अगर हमने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करना है तो क्या होगा यहाँ पर, इसका 32 होगा, 32 रेशो। तो यहाँ पर क्या होगी भाई, रेशो क्या होगी यहाँ पर 3:8, 3:8। आप समझ रहे हो, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 16 और 32 है, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 एटम हो गए, तो क्या बन गया हमारा CO2, यानी कि इसी में कंबाइन होगा। ये कह रहा है CO2। फिर से देखो क्या कह रहा है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, भाई कोई भी डिफरेंट एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन है यहाँ पर, किसी फिक्स्ड मास, किसके, हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। द रेशो ऑफ द मासेस, उनके मास की रेशो, ठीक है ना, मासेस इन विच दे डू सो, जिसमें वो कंबाइन होते हैं, मस्ट भी या तो सेम होगी या फिर क्या मल्टीपल में होगी, ऑफ द मासेस रेशो इन विच दे कंबाइन ईच अदर, जिस रेशो में वो अपने आप कंबाइन होते हैं। यानी कि ये आपस में भी अगर कार्बन और ऑक्सीजन बनाएंगे कोई भी कंपाउंड, तो वो क्या है, वो भी इसकी क्या इन्हीं रेशो में कंबाइन होंगे, 3:8 में ही कंबाइन होंगे। तो अगर हम यहाँ क्या है, इसकी 12 ग्राम और क्या इसका 32 ग्राम करेंगे, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन डबल हो जाएगा, यानी कि CO2 बन जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा अटपटा है, इसमें क्या कह रहा है, 2 एलिमेंट क्या है तीसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं फिक्स्ड रेशो में, और ये कह रहा है भाई जिस रेशो में इसके साथ कंबाइन हो रहे हैं उसी रेशो में या फिर उसके मल्टीपल में ये क्या है आपस में कंबाइन होके कंपाउंड बनाएंगे। बस इतनी ही कहानी है। चलिए गाइस नेक्स्ट करते हैं हम, हमारा फोर्थ क्या है, उसको काउंटिंग में नहीं लेंगे, वो क्या है एक्स्ट्रा था। हम क्या करेंगे, गे, लुसाक्स,
लॉ। भाई ये क्या है, गे लुसाक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, आपको ये पता नाम से ही जाहिर हो रहा है क्या है, 1808 में। ये क्या कह रहा है भाई, इट स्टेट्स दैट व्हेन gases combine or gases combine or are produced, भैया कंबाइन हो रही है या फिर कोई क्या है गैस बन रही है, इन ए केमिकल रिएक्शन they do so in a simple ratio by volume at constant टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई ये कंडीशन होनी चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक डेफिनेशन ऐसी भी बनती है, व्हेन गैस इज कंबाइंड और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल वोल नंबर रेशो, सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, दे कंबाइन ईच अदर एंड टू द प्रोडक्ट विद द सिंपल वोल नंबर रेशो, यानी कि एक दूसरे के साथ भी और प्रोडक्ट के साथ भी, तो क्या है सिंपल वोल नंबर रेशो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या है, कोई भी दो गैस लेते हैं, ये हाइड्रोजन और हम क्या है नाइट्रोजन ले लेते हैं, बहुत इजी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, और क्या बना देगी, अमोनिया बना देगी। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, राइट। इसको थोड़ा बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा दो और ये क्या 3 हो गया, बैलेंस होगी। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या 2 मोल, यानी कि ये क्या है 3 वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ क्या 1 मोल, 1 वॉल्यूम, और यहाँ क्या है देखो 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम कर कंप्लीट लिख लो 2 वॉल्यूम, यानी कि देखो ये क्या है, इसमें ऐसे भी लिख देता है, दे बियर सिंपल वोल नंबर रेशो टू ईच अदर विद ईच अदर एंड टू द प्रोडक्ट, एक दूसरे के साथ भी और क्या प्रोडक्ट के साथ भी। तो यहां देखो 3:1 एक दूसरे के साथ और क्या प्रोडक्ट के साथ भी क्या है 2, यानी कि सिंपल वोल नंबर रेशो ही कंटेन किए होती है ये क्या हाइड्रोजन और ये क्या नाइट्रोजन और ये क्या अमोनिया। तो इसमें ये क्या कह रहा है, यानी कि सिंपल वोल नंबर रेशो ही होगी, राइट। और एग्जांपल ले सकते हैं आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ले सकते हो आप, क्या है भाई हाइड्रोजन H2 प्लस O2 क्या बनेगा 2H2O, बैलेंस कर लो यहां पर। तो यहां देखो हाइड्रोजन गैस यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, भी सेम होना चाहिए, अगर वो चेंज हो गया तो इसमें क्या चेंज आ सकता है। तो ये क्या है 2 वोल और ये क्या है 1 वॉल्यूम और ये क्या है 2 वोल, राइट। ये भी वाटर वेपर है, यानी कि गैसियस फॉर्म में ही है, वेपर कहो या फिर क्या गैसियस फॉर्म में, ये भी गैस है और क्या है ये भी गैस है। तो ये क्या है देखो सिंपल वोल नंबर रेशो ही होगी 2:1:2, राइट। तो नेक्स्ट आता गाइस हमारा 5th लॉ क्या है, अवोगैड्रोस लॉ। अवोगैड्रो लो, ये गैसियस स्टेट में भी आएंगे, गैसियस स्टेट में भी आएंगे क्योंकि ये गैस ला है दोनों के दोनों। तो यहाँ पर क्या है, ये एक इटालियन केमिस्ट था अवोगैड्रो, और इसने क्या है 1811 में एक लॉ दिया। तो इससे पहले क्या है, इस लॉ से पहले क्या है एक हाइपोथेसिस दी गई थी, जो किसके ब्रिजेलियस नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी।
बिर्जेलियस हाइपोथेसिस। इससे पहले क्या है, एक बिर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने क्या एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस होते भाई गहन विचार, यानी कोई भी क्या है, कोई भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट या फिर क्या बहुत बड़ा फिलोसफर कोई बहुत अच्छे से सोच के, बहुत ज्यादा सोच विचार करके, गहन विचार करके अपनी एक सोच दे देता, हाइपोथेसिस कहते हैं जिसको, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं होती। राइट। तो बिर्जेलियस ने क्या दी थी, एक यहां पर क्या है, एक भाई इसने क्या है एक हाइपोथेसिस दी, और क्या है वो बहुत कुछ हद तक क्या है सही रही। तो हम देख लेते बिर्जेलियस ने क्या कहा था। इन्होंने कहा भाई ऑल गैसेज under the similar condition of temperature and pressure contain equal number of एटम्स। बिर्जेलियस ने क्या कहा भाई, ऑल गैसेज अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ये बिर्जेलियस ने एक हाइपोथेसिस दी थी भाई, और ये क्या है बहुत हद तक प्रूव हुई हमारी। कहा ये किसके लिए प्रूव हुई भाई, जो मोनो एटॉमिक गैसेज थी उनके लिए क्या है ये सही रही। यानी जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, अवोगाड्रोस ने आगे क्या है हाइपोथेसिस नहीं दी, उन्होंने लो दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा, तो इनकी हाइपोथेसिस क्या है किसके लिए एप्लीकेबल हुई भाई, इट इज एप्लीकेबल फॉर मोनो एटॉमिक गैसेज। मोनो एटॉमिक गैसेज लाइक हीलियम, मोनोएटॉमिक हीलियम भाई जिसमें एक ही एटम होता है, ठीक है, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टोन भाई जिसमें क्या है एक ही एटम होता है, उन गैसेज के लिए ये क्या है एप्लीकेबल हुई। बट क्या है कंफ्यूजन कहां आया, जहां पर क्या है हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, जहां पर क्या है डाई एटॉमिक या फिर क्या है O3 पॉली एटॉमिक गैसेज कह सकते हैं हम, वहां पर ये क्या हाइपोथेसिस नहीं अप्रूव यानी कि प्रूव नहीं हुई। तो उसके बाद क्या है अवोगाड्रोस ने क्या है एक एक्सपेरिमेंट किया, और यहां पर क्या है इसने एक डिस्टिंग्विश किया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। यहां पर क्या है इसने किस किस के बीच में डिस्टिंग्विश किया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बीच में भाई। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल कह लो भाई, मॉलिक्यूल्स। यहां पर क्या है इसने डिस्टिंग्विश किया भाई किस किस के बीच में, डिफरेंस बताया एटम और मॉलिक्यूल के बीच में अवोगाड्रोस ने। एटम किसको कहा भाई, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। पहले क्या वो एटम और मॉलिक्यूल में क्या है कंफ्यूजन था, तो यहां पर क्या है दोनों को ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते थे। तो यहां पर क्या इसने डिस्टिंग्विश किया था, किसने डिस्टिंग्विश किया था, अवोगाड्रोस ने। याद रखना भाई एटम क्या है और क्या मॉलिक्यूल क्या है। एटम की डेफिनेशन क्या दी भाई, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एन एलिमेंट, एलिमेंट का ही है भाई, ठीक है, विच टेक पार्ट इन chemical reaction and may or may not has independent existence।
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी, जिसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको एटम कहा यहाँ पर। और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या दी, जो मैं पहले भी करवा चुका हूं, बट एक बार फिर से इसको रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि क्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है इसी में कंफ्यूजन रहता है, आगे चल के इसी में भी कंफ्यूज रहते हैं। एक क्या है सीधे एटम की डेफिनेशन दो, जो डाल्टन ने कहा था, इट इज क्या कहा था, इंडिविजिबल पार्टिकल। बट क्या इंडिविजिबल कैसे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, वो तो थ्योरी फेल हो गई थी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है आज भी, अगर क्या है मैं 12th के स्टूडेंट से ही पूछता हूँ तो सीधा वही डेफिनेशन बताते जो 9th क्लास में क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़कर आए थे। तो ऐसे नहीं होगा। तो इसमें क्या भाई मॉलिक्यूल क्या होगा भाई, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड्स। भाई एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, और दोनों ही क्या बताए थे मैंने, प्योर सब्सटेंसेस। तो यहां पर क्या है सब्सटेंस भी लिख सकते हैं भाई, दोनों ही मैंने क्या बताए थे, प्योर सब्सटेंसेस, दोनों ही क्या है प्योर सब्सटेंसेस थे भाई। एटम एलिमेंट्स और एटम, जहां पर हम क्या केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं वहां पर मैंने इसको अच्छे से समझा है, अगर नहीं है तो याद एक बार उसको फिर से देख लेना पीछे वाले वीडियो को। पार्टिकल एन एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है भाई, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड मस्ट बी हैव, या फिर पार्टिकल लिया था हैज, लिखो यहां पर हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए भाई। या फिर इसको क्या है बहुत सिंपल क्या फ्री स्टेट लिख सकते हो आप, वो क्या है फ्री स्टेट में होगा, मॉलिक्यूल हमेशा ही फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, फ्री स्टेट में ही होंगे। तो यहाँ पर क्या है अवोगाड्रोस ने क्या क्या लो दिया भाई, इसमें क्या है इस ब्रिजेलिस हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड कर दिया। क्या मॉडिफाई किया, बस क्या है देखो सेम यही किया उसने, ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह दिया उसने। एटम की जगह क्या कहा मॉलिक्यूल, क्योंकि क्या है जब वो इंडिपेंडेंट गैस हमेशा ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में होती है भाई, एक मॉलिक्यूल यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज नेग्लिजिबल होती हैं, तो वो क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होती है। किसमें होती है, मोलिकुलर फॉर्म में ही होती है। तो उसने क्या कहा भाई यहाँ पर अवोगाड्रोस लॉ क्या कहा भाई, देखो डेफिनेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, all gases under the similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecule, इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी कि उसने क्या कहा था इक्वल नंबर ऑफ एटम, और इन्होंने क्या कहा इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अवोगाड्रोस ने दिया भाई ये क्या अवोगाड्रोस लॉ, अवोगाड्रोस लॉ। फॉर एग्जाम्पल देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल भाई HCl गैस ले लेते हैं हम, यानी कि H2 प्लस Cl2 2HCl, यानी कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2, या फिर क्या कहो 1 मोलिक्यूल ऑफ H2 किसके साथ 1 मोलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ मिलके 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड
बनाता है भाई। यानी कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मिलके किसके साथ, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के या फिर क्या है गैस के बना रहा है। तो इसका क्या है, भले ही उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है एटम क्या है ज्यादा हो, यानी कि वो मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक हो सकता है। क्या इसको ये तभी पॉसिबल था जब हम क्या है मॉलिक्यूल को किस में डिवाइड कर देंगे भाई, एटम में। ये क्या है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ क्या है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 2 एटम है भाई हाइड्रोजन के इसके अंदर। इसी तरह से क्या इसके अंदर क्या है 2 एटम क्लोरीन के हैं और यहाँ पर क्या है 2 एटम हाइड्रोजन के और 2 एटम क्लोरीन के, यानी कि एटम इक्वल हो सकते हैं दोनों साइड में, हो सकते नहीं होंगे ही ठीक है, बट क्या है मॉलिक्यूल इक्वल नहीं होंगे। देखो यहाँ पर क्या है 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या 1 मॉलिक्यूल, यहाँ क्या है 2 मॉलिक्यूल, ये तो इक्वल हो गई। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है वाटर का लोगे तो क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2, क्या हो गया भाई 2H2O। देखो 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल और यहाँ पर क्या है 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ देखो ये 2 और 1 3 मॉलिक्यूल और इस साइड में क्या है 2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इक्वल नहीं हो, नहीं भी हो भी सकते और नहीं भी होंगे, बट क्या है एटम क्या है इक्वल ही होंगे। और ये तभी पॉसिबल था जब एटम को मॉलिक्यूल को क्या है एटम में डिवाइड कर दे, यानी कि एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। इसको हम ऐसे कहेंगे भाई एक मॉलिक्यूल क्या है क्या है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल किसमें क्या है 2 एटम ऑक्सीजन एलिमेंट के लिए हुए हैं। अब मैं आपको क्या है ऑक्सीजन बोलूं तो आप क्या कभी भी ऑक्सीजन O नहीं लिखा जाता O2 लिखा जाता, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही मिलता है। एग्जिस्ट O क्या है जनरली किस में मिलता है, जनरली कह रहा हूं मैं किस में मिलता है O2 की फॉर्म में। ऐसे क्या क्लोरीन गैस किसकी फॉर्म में मिलेगी Cl2 की फॉर्म में। ये क्या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं भाई, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एक है बट क्या है एटम इसमें क्या है 2 है, राइट। ये क्या है एटम मॉलिक्यूल क्या है एक है, किसका मॉलिक्यूल वाटर का। इसलिए तो कहा है मॉलिक्यूल में क्या कहा है किसका एलिमेंट का भी हो सकता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल और क्या कंपाउंड का भी हो सकता है। ये वाटर का ये कंपाउंड है और इसका क्या है एक मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्ट है। इससे छोटा हम कर देंगे तो क्या है ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, ये तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्या ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज एक अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि ऑक्सीजन यानी कि वाटर का क्या है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल एक ही 2 है ये, और क्या एटम काउंट करोगे तो क्या हो गए भाई 2 4 और क्या है 2 6 एटम यहाँ पर हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से क्या है इसने अवोगाड्रोस ने क्या दिया था भाई, अवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने क्या डिस्टिंग्विश किया था किस किस के बीच में एटम और मॉलिक्यूल के बीच में। तो आप क्या हमेशा ही याद रखना भाई क्या है अगर क्या हो एटॉमिक या कोई भी क्या गैस कह रहा है इट मीन्स क्या है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही है। मैं आपको क्या कहूँ क्लोरीन गैस तो आप क्या लिखोगे Cl2, क्योंकि वो क्या है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में तभी होगी जब वो क्या फ्री स्टेट में होगी, तभी वो क्या गैसेस की फॉर्म में होगी। तो चलिए गाइस फिर नेक्स्ट आगे फिर देखते हैं फिर करते हैं आगे। तब तक क्या है आप पढ़ाई कीजिए और क्या है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और क्या है कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। थैंक यू। गाइस एक बात रह गई थी कि ये लॉज क्या है डाल्टन ने 1811 में दिया, यानी कि अप्रोक्सीमेट आफ्टर 50 ईयर्स यानी कि 49 ईयर के बाद, यानी कि अप्रोक्सीमेट 50 ईयर्स के बाद क्या है इसकी ये बात पब्लिश्ड हुई थी। ये भी थोड़ा जीके के लिए याद रखना, थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए। इसमें क्या है इसने क्या ये स्टार्ट में ये क्या पब्लिश्ड नहीं हुआ था, उसके बाद क्या है इन्होंने क्या 50 साल के बाद क्या इसकी ये प्रेजेंटेशन क्या पब्लिश्ड हुई थी। अवोगाड्रोस ने बहुत ही महान काम किया था, बहुत ही क्या है बहुत डिफिकल्टी सोल्व की थी। तो गाइस इसको भी याद रखिए, ये थोड़ी ही इंफॉर्मेशन रह गई थी और इसको पढ़िए। थैंक यू।